बहुत दर्द होता है यह देखकर कि उजड़ रहा है घर अपना। पहाड़ों में दर्द की एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ों की जवानी और यहाँ का मिट्टी पानी कभी पहाड़ों के काम नहीं आता। आज भी उत्तराखंड की यही दशा और दिशा बरकरार है। राज्य आंदोलनकारियों का सपना पूरा तो हो गया, लेकिन समस्याएं आज जस की तस बनी हुई हैं। रोजगार के मौकों की कमी, शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव और खेती में आने वाली मुश्किलों के चलते हमेशा यहाँ के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़ने पर मजबूर किया है। उत्तराखंड के गांव तेजी से वीरान होते जा रहे हैं। पहाड़ी गांवों में बस वे ही लोग बचे हैं जो पलायन करने में सक्षम नहीं हैं। अन्यथा आज हालात यह हैं कि जिन गांवों में सड़क पहुंची है, वहां के लोगों ने सड़क का इस्तेमाल गांव की खुशहाली के लिए नहीं, बल्कि गांव से बाहर पलायन करने के लिए जरूर किया है। आज पहाड़ों में बसे हरे भरे सुख चैन वाले गांव उजड़ने लगे हैं। हजारों की संख्या में गांव बेचिरागी हो चुके हैं। इस गंभीर समस्या की वजह सभी जानते हैं, लेकिन निदान किसी के पास नहीं है। पहाड़ों के गांव से लोग तेजी से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिस कारण गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं और गांव खाली होने से घर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। तो आज पलायन के दर्द की इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मेरी यात्रा का जो पहला पड़ाव होने जा रहा है, हमारे देश के पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी के गांव से, उनके घर से, जो कि अल्मोड़ा जिले में दौलाखट के पास लक्ष्मीपुर गांव में स्थित है। तो मैं पहुंच चुका हूं एडमिरल, भारत के पूर्व एडमिरल श्री देवेंद्र कुमार जोशी जी के गांव में। तो ये है उनके गांव का नज़ारा। अल्मोड़ा जिले के लक्ष्मीपुर लौंडार गांव में, जो कि दौलाघाट में स्थित है। और ये गांव भी और गांव की तरह पलायन से अछूता नहीं है। लगभग 60% परिवार यहाँ से अब जा चुके हैं, जो कि अपने घरों में नहीं है। कुछ गिने चुने लोग, जिनकी मजबूरी या कहें या उनकी लाचारी कहें या जो अपने घर से प्रेम कहें या जो भी कहें, वो फिलहाल यहाँ पर हैं। लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा होता है, वही सवाल वहीं यथावत है कि क्या उत्तराखंड बनने के बाद हमारे पहाड़ के लोगों को क्या इसका फ़ायदा मिला, जो गांव के लोग, जो इसके असली हकदार थे उत्तराखंड के। मैं मैदानी क्षेत्रों की बात नहीं करता, लेकिन पहाड़ पे जो लोग हैं उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा मिला, ये आज भी यक्षप्रश्न की तरह खड़ा है। तो इसका जवाब हमारे हुक्मरान ही देंगे, अगर कोई उनसे पूछे तो। ये देखिए, ये सारी ज़मीन है, ये सब उन्हीं का है। ये जो फील्ड बना हुआ है, ये उन्हीं की ज़मीन पर है। और काफ़ी मनोरम स्थल है ये, काफ़ी मनोरम, काफ़ी सुंदर गांव है। तो ये है उनका पुश्तैनी घर, जहां हमारे पूर्व नौसेना अध्यक्ष DK जोशी जी का बचपन बीता, जो आज पलायन के दंश को प्रत्यक्ष झेल रहा है। और न जाने ऐसे कितने हजारों लाखों घर होंगे उत्तराखंड में, जो अपने करीबियों के आने की राह आज भी देख रहे हैं। पुश्तैनी मकान, रिश्ते, खुशियां, खेत खलिहान, सबसे मुंह मोड़ आए हो। पहाड़ी तुम, पहाड़ रोता छोड़ आए हो। टूटे दिल, टूटे घर, टूटा वो आंगन,
जिसमें हमने प्यार से बिताया था बचपन, पहाड़ी तुम पहाड़ रोता छोड़ आए हो। ठंडी हवा ठंडा पानी जहाँ की है पहचान, मेरा पहाड़ मेरा गांव जो है मेरी शान, उस पहाड़ को तुम बिलखता छोड़ आए हो, पहाड़ी तुम हाँ, तो हम पहुंच पहाड़ गए हैं छोड़ आए हो उस मकान में जो हमारे भारत के पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी का है और वर्तमान अंडमान निकोबार के एलजी हैं। तो उनके पैतृक निवास में मैं पहुंच गया हूं, जो कि लक्ष्मीपुर दौलाघाट में है, जिला अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर फिलहाल ऊपर वाले जो इनके हिस्से में कोई रहता नहीं है। तो मैं पूछता हूँ, नमस्कार सबसे पहले आपको जी। हाँ, तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए, कल हम थोड़ा सा हमें शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, हमको जानकारी ज़्यादा जुटा नहीं पाए थे। तो सर बताइए यहाँ पे कौन कौन थे और अभी फिलहाल कहाँ कहाँ पे वो लोग हैं? वर्तमान पहले तो फर्स्ट में जब थे तब पूरा परिवार यहीं रहता था जी। तब उनका पुराना मकान था। ये मकान तो अब उसके बाद में सन 61-62 के लगभग में बना जी। तो उस अब तो वर्तमान में डीके जोशी तो अंडमान निकोबार में डिप्टी गवर्नर के पद पर इसमें वर्तमान में है। उनके एक भाई अमेरिका में रहते हैं जी। वो वहाँ पर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी मिसेज वहाँ पर डॉक्टर हैं। और उनके एक उसके बाद उनके एक चाचा के लड़के हैं, वो भी अमेरिका में हैं, वो कोई होटल में मैनेजर हैं। अच्छा। तो वो भी वहीं रहते हैं, वहीं की नागरिकता ग्रहण कर ली है जी। तो उसके बाद एक भाई इनके बरेली में रहते हैं जी, जमनादत्त जोशी जी जी जी, वो भी IVRI में साइंटिस्ट थे जी। तो अब रिटायर हैं। अपने इतनी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, वो वहीं पर सिचुएटेड हैं। उसके बाद एक अब तो इस घर में कोई भी नहीं है। एक भाई के बच्चे कानपुर में रहते हैं जी। और इसके बाद घर में तो अब कोई नहीं, घर में उन्होंने अपने कोई गांव के ही किसी परिजन को यहाँ पर अपने नीचे वाले पोर्शन में मकान की देखरेख के लिए रखा है जी। और ये लोग सभी बाहर है। अब उनके सबसे जो छोटा एक बड़े भाई जो श्री कृष्ण जोशी थे, उनके लड़के यहाँ पर रहते थे, लेकिन उनकी बाद में असामयिक मृत्यु हो गई जी। तो उनके बच्चे जो हैं, उनके बच्चे को मृत्यु आश्रित में जगह मिली, वो हल्द्वानी में हॉस्पिटल में जी लिपिक के पद पर काम करता है। उसके बच्चे भी वहीं रहते हैं। अब अपना मकान खाली हुआ है, बस अब बाहर ही रहे। चलिए ठीक है। दिल कहे हर पल कि लौट आऊं मैं, पर पेट का भी है सवाल, यह खुद को समझाऊं मैं। सोच सोच नैन आंसू छुपाए हर बार, लौट के आऊंगा मैं अगली तो आज बार। मैं आया हूँ हमारे पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल श्री देवेंद्र कुमार जोशी जी के गांव में। तो उन्हीं के परिवार के एक सदस्य हैं मिस्टर श्री गिरीशचंद्र जोशी जी। सबसे पहले प्रणाम है आपको। तो मेरी जो यात्रा का जो ये जो आरंभ है, जो ये पलायन पे मैंने जो गांव-गांव में जो पलायन का दर्द है, पलायन की जो पीड़ा है, मजबूरी में कहो चाहे भीड़ चालवश कहो, तो उस कड़ी में मेरी आज ये यात्रा का पहला कदम है जो मैंने एडमिरल श्री देवेंद्र कुमार जोशी जी के घर से स्टार्ट किया है। तो मैं उन्हीं के परिवार के एक सदस्य हैं। मैं उनसे आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग कितनी पीढ़ी से यहाँ थे और ये यहाँ से कब गए और यहाँ पर अब कौन रहता है, इनकी खेती बाड़ी क्या है, ये थोड़ा हमको जानकारी दीजिएगा। बहुत पहले, अब जब तो हमको याद भी नहीं है कि हमारे पूर्वज कब से यहाँ रहे, कम 10-15 पुश्त तो हो ही गए होंगे। उससे पहले से यहाँ रहते आए रहे हैं और हम उसको भी देखते आ रहे हैं। अब गांव में आजकल वर्तमान में जो जनरल डीके जोशी का परिवार है, वो सन 62 में इन्होंने अपना यहाँ पर मकान बनाया। तब वहाँ पर सारे परिवार वाले, उनके परिवार के उनकी लोग रहते थे। उनके एक भाई जो गांव में श्री कृष्ण जोशी जिनका नाम था, उनका एक लड़का वहाँ पर नीचे दौलाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मेसिस्ट था, उसके बच्चे रहते थे और उसके पिताजी रहते थे। तो ये लोग, उनका परिवार पूरा रहता था गांव में। तो धीरे धीरे अब उसके वो एनके जोशी जो फार्मेसिस्ट थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई सन 2012 में। उसके बाद उसके लड़के को मृत्यु आश्रित में जगह मिली, तो हल्द्वानी में वो उसके
महिला चिकित्सालय हल्द्वानी में वो एक लिपिक के पद पर वो कार्य करता है जी। तो तब से वो फिर उनका परिवार वहीं चले गया। अब उसके बाद उनके परिवार मकान छूटा रह गया तो गांव के किसी एक परिजन मिस्टर संजय भट्ट जो गांव के हैं उनको वो नीचे वाला पोर्शन उन्होंने अपने मकान का दे दिया है, ऊपर वाले मकान पोर्शन में उनका ताला लगा हुआ है जी। तो नीचे पोर्शन में वो रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, उसके आगे से जो आंगन थोड़ा बाड़ा वगैरह खेती है वो साग सब्जी पैदा करता है जी। गांव में लंबे समय से जंगली जानवरों का जो नुकसान हुआ उससे खेती पाती अब लोग कम करते हैं। एक तो गांव में गांव के सीनियर लोग जो हैं गांव में रहते हैं जी। अब उनके कहने से न खेती का कार्य हो सकता है, न उनके बच्चे सब बाहर हैं, कोई सर्विस में बाहर है, तो कुछ लोग तो पलायन होकर के मूल रूप से वहीं अपने बाल बच्चे सहित बाहर मकान लगा लिया, वहां रहते हैं। वहां पर हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे पुरंदर जोशी, उनके भी 6 बच्चे हैं, वो सब बाहर ही रहते हैं। अब उनका मकान भी खाली पड़ा हुआ है। गांव के अधिकतर मकान यहाँ पर खाली पड़ गए हैं क्योंकि बच्चे बाहर सर्विस कर गए हैं, बच्चे उनके जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ में हैं। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा, पहाड़ में एक बहुत पुरानी कहावत है, पहाड़ की पानी पहाड़ की जवानी और मिट्टी पानी, ये कभी भी किसी पहाड़ी के काम नहीं आया। देखिए आज भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का जो सपना है वो पूरा तो हो गया, पूरा होने के बावजूद भी समस्याएं जस की तस हैं। तो ऐसा क्या कदम उठाया जाए या ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने कि लोग अपने घरों को वापस आएं। देखिए कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था, कोरोना काल में सब लोग अपने घरों को आए थे, घरों में गांव में अच्छी खासी भीड़ हुई थी, लोगों ने 4-5 महीने बिताए थे। तो वो समय अब दोबारा शायद नहीं आ सकता, कोरोना ना आए तो वो समय भी नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। तो क्या इसमें ऐसे कदम बढ़ाए जाएं कि युवा लोग अपने घरों को आने को आकर्षित हों? मेरी ये मुहिम है। देखिए मैं ये मानता हूं 70% लोग इस भीड़ चाल में जाते हैं कि पहाड़ में अब कुछ नहीं रखा। मैं ये मानता हूं कि मेरा निजी अनुभव है। 70% लोग मैं युवा की बात कर रहा हूं, वो लोग ये मानते हैं कि पहाड़ में अब के नहीं छुए पहाड़ में अब ना, तो या बेटी ले जानो दिल्ली पन या हल्द्वानी पन ले जानो, के नहीं पूछू पहाड़ पर। तो एक बार जो गए फिर कहते हैं ना जुट पता वो जस फरका जानी। तो हाँ, तो ये चीज है, जब कभी पिकनिक के रूप में वो लोग आना चाहे तो 1-2 दिन हीरो बन के पिकनिक के रूप में आते हैं और थोड़ा सा गांव को थोड़ा सा दिखावा फोटो खींच के चले जाते हैं। अब रुझान उधर ही को हो गया है लोगों का जी। एक तो बाहर की जो चहल पहल है उससे आदमी रिझ जाता है, बच्चे जिनकी जो नौकरी करता है तो उसके बच्चे जो हैं वहीं पर पढ़ा लिखा उन्होंने, वो तो बिल्कुल आने को मजबूर तैयार नहीं है। अगर वो जो एम्प्लॉय है जो यहाँ पर से गया हुआ है वो तो आने को अभी आता है, उसको उसकी यहाँ की सब संस्कृति दूसरा तीसरा मालूम है, लेकिन उनके बच्चे तो आना ही नहीं चाहते। ये भी इसमें एक कारण है। अब मैं तो ये बताइए, इस वक्त वर्तमान में लास्ट समय कितना हो गया इनको आए हुए? किनको? इनकी फैमिली में मेंबर्स में से किसी को आए हुए कितना समय हो गया? डीके जोशी तो इससे पहले जब नौसेना से वो अपना रिटायर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर दौलाघाट के पास में नजदीक में मसखाली में अपना रिसोर्ट बना रखा है जी। वहाँ रहते थे, वो यहाँ आते रहते थे। उसके बाद नौसेना अध्यक्ष बनने के नहीं डिप्टी गवर्नर बनने के बाद अंडमान में, उसके बाद नहीं आ पाए वो। उनकी ईजा आई, उसके बाद उनकी मैसेज आई जी। 2 साल पहले तो उनकी मैसेज भी आई थी, उनकी माँ आई थी। तो उसके बाद माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो वो वहीं चले गए हैं अब। अच्छा, मैसेज भी आई थी उस तब। तो खेती बाड़ी वगैरह क्या कहते हैं, खेत खलियान क्या क्या है इनके पास? उनके पास खेत तो जैसे यहाँ पर एक आम आदमी के पास 50-60 नाली जमीन होती है, वो उनके पास भी है। उतने खेत उनके खाली पड़े हुए हैं। अब तो खेती करने वाला कोई है ही नहीं। अब जो यहाँ रहता है वो भी नहीं कर रहा है और वो तो अब बाहर ही बच गए हैं। एक बड़ा सवाल और था सर, क्या देवेंद्र कुमार जोशी जी के एडमिरल बनने के बाद या अंडमान के एलजी बनने के बाद गांव के विकास में कुछ बढ़ोतरी हुई, या मैं कहूं कि वहीं का वहीं है,
या थोड़ा बहुत आंशिक रूप से विकास हुआ है? ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई, लेकिन अभी जब ये सड़क गांव के लिए सड़क नहीं थी तो उसके लिए उनको मैसेज भेजा गया, तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और गांव में सड़क की सर्वे हो गई है। अच्छा, सड़क की सर्वे हो गई है, अब सर्वे हुई है? हाँ, अब आपने प्रयास किया, मैंने सुना आपने काफी प्रयास किया उसके लिए। अब हो सकता है कि अब सब ने क्या गांव का, अब मैं अपने को कैसे मान लूं। जी 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 जी। तो उसके बाद फिर कभी ऐसा कोई सूचना है कि वो कभी आएंगे जोशी जी यहाँ पर? नहीं, अब तो ऐसा तो कुछ नहीं है। वहाँ से उसके बाद हो सकता है रिटायर होने के बाद तो यहाँ आएंगे, क्योंकि मसखाली में उनका अपना मकान है, बना हुआ है, कोई उन्होंने वहाँ पर वो रखा हुआ है चौकीदार, तो अपने मकान में तो आएंगे ही वो। देहरादून में भी उनके मकान है, वहाँ पर उसके पिताजी के जमाने से देहरादून में मकान बना हुआ है। अब यहाँ पर भी इनका है ही, अब घर तो देखने का आते ही हैं। एक अभी सड़क बनने के बाद तो जरूर आएंगे देखने के लिए। तो ये गांव में पलायन की जो स्थिति है, जिसका मेरा विषय है आज का, तो आप क्या समझते हैं, क्या युवा पीढ़ी लौटेगी अपने गांव घरों को, या ये ऐसे ही वीरान रहेंगे और ऐसे ही हमें मुंह चढ़ाते रहेंगे? पलायन के नाम पे गवर्नमेंट, हमारी सरकारें बहुत ज्यादा वादे करती हैं, बहुत लुभावने वादे करती हैं, चुनाव जीत भी जाती हैं, हर बार मुद्दा सदन में उठाया भी जाता है इसमें, लेकिन हो नहीं पा रहा। सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, हॉस्पिटल सुविधाएं नहीं है, इसको शिक्षा सुविधाएं नहीं है, की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, और सड़क मार्ग बहुत ज्यादा कनेक्टिंग नहीं है, मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। मोबाइल नेटवर्क तो तब भी है नहीं, वो हर जगह। मैं यूनिवर्सल उसकी जनरल की बात करूं, जनरल बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपके गांव में हो, लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं जो गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, बच्चे दूर जाकर के सिग्नल में पढ़ाई करते हैं, तो वो चीज है। अब पहाड़ में, उत्तराखंड में तो कुछ जगह तो अभी खेती बाड़ी हो रही है, वहाँ पर कुछ इतना पलायन है भी नहीं। जहाँ खेती है वहाँ पलायन इतना है नहीं जी। अब यहाँ पर खेती के लिए एक तो सिंचाई के साधन न होने से भी खेती, उस मौसम में परिवर्तन आ गया जी। खेती लोगों ने, एक तो हम लोगों के पास, किसी के पास अपने जब हल बैल भी नहीं हुई, क्योंकि अच्छे घर में जब बहू बेटे नहीं रहते हैं तो एक सीनियर सिटीजन उसके लिए मजबूरी भी हो गया ना जी, कि वो अकेले क्या कर सकता है। उसने भी, इसलिए भी खेती छूट गई जी। गांव में 4 लोग या 10 लोगों का मकान खाली हो गया है, तो बाकी उनके खेत भी बीच में खाली पड़ गए, तो जो यहाँ रहता था उसका भी मन उससे उब गया। चलिए, ठीक है। आपके भाई बंधु में से हैं नरेंद्र जोशी जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो गांव में पलायन की जो स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी लिए आज आया हूं यहाँ पर, और खासकर मैं जो एडमिरल साहब के मकान, उनके जो घर की जो स्थिति है इस वक्त, वो कवर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप बताइए। पलायन की जी जी। रोजगार और कृषि का ह्रास। उसका कारण ऐसा है कि एक तो जंगली जंतुओं का आक्रमण है जी, सौल और वो जंगली सुअर, फालतू पशु, आवारा पशुओं से भी है जी। तो इससे कृषि में अंतर आ गया, लोगों का रुझान खेती बाड़ी में मन हट गया, लोगों की रुचि हो गई, मोराल गिरता गया। और अभी इस वक्त कितने आपके गांव में कितने लोग हैं? आपके गांव में कितने लोग हैं इस वक्त जो कितने मकान खाली हैं, कितने घर खाली हैं? घर कितने खाली यहाँ जो यहाँ नहीं रहते हैं? जी, लक्ष्मीपुर गांव है ये। 2, 3, 4, 5-6 मकान हैं। 5-6 मकान हैं बिल्कुल खाली हो। उसमें से एक ये मकान भी है, ये जो बगल में दिखाई दे रहा है, ये 2 हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी पूरनचंद जोशी जी का गांव है, घर है ये, जो बिल्कुल पलायन की वजह से खाली पड़ा हुआ है। और एक उसके बगल पर और है, ये भी खाली जी। 2 हैं खाली। तो सर, मेरा ये उद्देश्य था आज, तो इसको वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जाए, ताकि युवाओं में अपने घर के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। तो शुरुआत मैंने यहीं से करी। आज मेरा ये पहला स्टेप है, हालांकि मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा हैं यूट्यूब में, लेकिन ये मेरा पहला स्टेप है आज कि एडमिरल साहब के घर से ही मैं शुरुआत करूं, क्योंकि एक उदाहरण सेट ये होगा कि इतने बड़े पहुंचे हुए लोग हैं,
उनका घर पलायन से खाली है, तो और आम जनता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा जो वाकई में रोजगार के लिए यहां से शहरों को जाते हैं। तो जाते जाते मैं बहुत ही तहे दिल से आप लोगों का बहुत आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी सर कि मुझे यहाँ पे इतना आतिथ्य मिलेगा, इतना आप लोगों का प्यार मिलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं मुझे कोई जानकारी देगा नहीं देगा, मैं रहूंगा कहाँ, मुझे रात ही वापस आना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत ऐसा नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हमारा व्यवहार है, ये तो हमको हमारे ही पूर्वजों ने सिखा रखा है। आगंतुक का सत्कार होना चाहिए, चाहे कैसे स्थिति में आए। जी मैं हमारे देना भी हमारा फर्ज बनता है। मैं बहुत भावुक हूँ दिल से कि जी एक अजनबी के लिए, एक अनजान के लिए जिस तरह से आपने अपना इतना समय दिया और मुझको मेरा इतना आतिथ्य किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका कृतज्ञ रहूंगा, बहुत बहुत आपका ऋणी रहूंगा मैं। और इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों छोड़ा तुमने पहाड़, बस यही एक सवाल, उन्हें कैसे बताऊं कि मर्जी से नहीं पलायन की मार से आया हूं। दिल को समझाकर यही कि न जा पाऊंगा घर इस बार, शहर से ही करता हूं पूर्वजों को नमन बारंबार। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो का विषय जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बागेश्वर जिले के एक गांव में ले चलूंगा जो कि पलायन से प्रभावित है। उस गांव के एक घर में मैं रात्रि विश्राम भी करूंगा और उस घर के लोगों के पलायन की स्थिति और कारणों पर वहां के लोगों से बातचीत भी करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।